हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा एंड आज के इस लेक्चर में हम चार मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट के बारे में, दूसरे टॉपिक में हम गामा रे बर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तीसरे टॉपिक में पॉस्को एक्ट के मिसयूज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम ब्रिक्स और स्विफ्ट के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, पहले आर्टिकल में एक बात कही जाती है, रिसेंटली इंडिया के अंदर प्राइवेट जूज, सफारी एंड इवन एक्सोटिक एनिमल की ओनरशिप का एक ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके जानवरों को इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा है अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया से। अब क्योंकि इंडिया के अंदर एक वीक इंपोर्ट प्रोसीजर आपके एग्जिस्ट करता है, जहां पर आप पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते उसके ओरिजिन को, इसके कारण ना चाहते हुए भी इंडिया में कुछ ऐसी स्पीशीज को लाया जा रहा है जो वाइल्ड लाइफ से सीधा डायरेक्टली ह्यूमंस को बेची जा रही है। मतलब कहने का यह है कि एक्चुअल में इंडिया को यह कहा जा रहा है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो स्पीशीज, वो स्पेसिमेन हमने कैप्टिव ब्रीड में से आपको दिए, बट ये एक्चुअल में जंगल में से पकड़ के हमारे को स्पीशीज पकड़ा रहे हैं। अब ये सीधा सीधा वायलेशन है साइट कन्वेंशन का, जो कि एक कन्वेंशन है जो डील करता है इंटरनेशनल ट्रेड में इंडेंजर्ड स्पीशीज की, चाहे वो फोना हो या फ्लोरा हो। अब यहां पे साइट्स के हम पार्ट है, हमारे यहां पे हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी इसके साथ अलाइन किया है रिसेंटली 2022 में, एंड मोर ओवर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसको इंप्लीमेंट करता है इंडिया के अंदर लेटर एंड स्पिरिट में। अब साइट की कमेटी ने रिसेंट टाइम में यह कहा कि भाई 2025 में फेब से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये वेरिफिकेशन मैकेनिज्म थोड़ा वीक है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी टेम्परेरीली आप सस्पेंड कर दो कि आप किसी को भी, जब तक आप इफेक्टिव वेरिफिकेशन ना कर ले तब तक आप किसी को भी वाइल्ड लाइफ को इंपोर्ट ना करने दें, बिकॉज इससे ओवरऑल कंजर्वेशन के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो आप यहां पे वेरीफाई कीजिए उसके ओरिजिन को। मोर ओवर अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें ग्रीन जोन जूलॉजी एंड रिसर्च सेंटर एंड राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, इन दोनों ने काफी सारे एनिमल्स को इंपोर्ट किया था, बट क्योंकि आपका यहां पे प्रोसेस पूरा अच्छा नहीं था, तो इस वजह से कई बार इनवॉइस के अंदर डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिए गए थे उनमें भी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है, एंड स्पेशली जो एनिमल इंपोर्ट किए गए थे चेक रिपब्लिक, बेल्जियम एंड जर्मनी से, उनमें ये खासकर देखने को मिली है। तो इस वजह से साइट्स ने कहा कि भैया कॉशियस हो जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, जिससे आप ना चाहते हुए हमारी जो साइट कन्वेंशन है उसका वायलेशन ना करें। चलिए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे गामा रे बर्स्ट की। अब देखो, यहां पे तीन चार मेजर कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। पहले ब्लैक होल मॉर्सेल को आप समझिए। ये तब फॉर्म होता है जब आपकी एक वायलेंट कॉस्मिक इवेंट होता है जहां पे दो ब्लैक होल आपस में मर्ज करते हैं। इसमें एक छोटा सा रेमिनेंट पार्ट रह जाता है जिसमें से आपकी हॉकिंग रेडिएशंस निकलती है, एंड यहां से आपकी गामा रे बर्स्ट आपको निकलती हुई दिखती है। इसको प्रिडिक्ट किया था थ्योरेटिकली स्टीफन हॉकिंस ने 1974 में। अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम ग्रेविटी का। ये एक ऐसी फील्ड है जो ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में रिलेट करती है थ्योरेटिक बेसिस पे। ये आपको इवेंट होराइजन पॉइंट, जहां से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से वापस लौट के नहीं आ सकता है, वहां पर आपको देखने को मिलता है, एंड इवन आपको देखने को मिलता है बिग बैंग के आसपास भी, जो कि आज से कई साल पहले यूनिवर्स की स्टार्टिंग की एक घटना बताई जाती है। हॉकिंग रेडिएशन की बात की जाए तो ये क्वांटम इफेक्ट है जो कि ब्लैक होल के आसपास आपको देखने को मिलता है, जहां पर मासेस बहुत स्लो आपके लूज होते हैं एंड एनर्जी भी, एंड थ्योरेटिकली यहां पे इवापोरेशन होती है, बट प्रैक्टिकली हमने इसको आज तक नहीं देखा है। तो यहां पर इसमें एक बात कही जाती है कि भाई आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को हम एक साथ देख सकते हैं, जहां पे हमें क्वांटम ग्रेविटी का एक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। वो है ब्लैक होल मॉर्सेल के पास, जो कि आपका एक टाइनी रेमिनेंट है ब्लैक होल के मर्जर का। ये गामा रे जो बर्स्ट करेगा, मतलब जो अमिट करेगा, इसको बहुत एक मिली सेकेंड्स के लिए अमिट करेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक हाई एनर्जी गामा रेडिएशन आएगी, जिसको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे
अर्थ बेस्ड मैक्सिको, नामीबिया और नासा के टेलीस्कोप्स के थ्रू। अब एक बार आपने इसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव से आप इसे डिटेक्ट कर पाएंगे, इसको फॉलो अप कर पाएंगे, जिससे हम कंफर्म कर पाएंगे इसकी प्रेजेंस को। तो यहां पे इस एक्सपेरिमेंटेशन में आपको इतना ही याद रखना था। अब आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं, जहां पर पॉस्को एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिसेंटली हमारे 2 जजेस, जस्टिस वीवी नागरथा एंड दूसरे आर माधवन, इन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहां पे मिसयूज किया जा रहा है पॉस्को एक्ट को, जहां पे पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई पर्सन डिफरेंट कास्ट से या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इवन अडोलसेंट के बीच में एक कंसेंसस बेसिस पे रिलेशनशिप था भी, तब भी पॉस्को एक्ट को यूज करके यहां पे गलत केसेस को फाइल किया जाता है। तो यहां पे इन्होंने स्टेट और यूटी को एक गाइडलाइंस इशू की कि आप इस लॉ के ट्रू इंटेंट को बच्चों को बताइए एंड मोर ओवर सेक्सुअल इक्वालिटी को प्रमोट कीजिए स्टूडेंट्स के बीच में। तो अब अडोलसेंट क्या होता है, पॉस्को एक्ट क्या है? पॉस्को एक्ट बेसिकली अडोलसेंट या जो बच्चे हैं उन्हें डिफाइन करता है जो भी 18 साल से कम है। अब इनके बीच में किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल रिलेशन होता है तो उसे कानूनन अपराध माना गया। अब इसमें कंसेंसस बेसिस पे भी जो यहां पर सेक्स किया जाता है उसको भी अपराध माना गया, जिस वजह से कई बार इसे ओवर क्रिमिनलाइजेशन के तौर पे देखा जाता है कि जहां पर 2 बच्चों के बीच में आपसी समझ थी, बट फिर भी एक बच्चे को सजा मिल रही है और दूसरे को नहीं। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई आप जेंडर सेंसिटाइजेशन को प्रमोट कीजिए, सेक्सुअल एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, बॉडली ऑटोनॉमी के बारे में बच्चों को बताइए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में बच्चों को बताइए एंड मोर ओवर जेंडर इक्वालिटी और मोरल एजुकेशन को करिकुलम के अंदर ऐड कीजिए। इससे कहीं ना कहीं हम एक बैलेंस एस्टैब्लिश कर पाएंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एडोलसेंट कंसेंट के बीच में। हम एक राइट बेस्ड अप्रोच लेके आ पाएंगे सेक्सुअलिटी एंड एजुकेशन के बीच में। एंड यहां पर जुडिशरी का ये जो स्टांस है, ये कहीं ना कहीं सोशल रियलिटी एंड प्रोटेक्टिव लॉ दोनों को रेप्लिकेट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। आइए बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल के बारे में, जहां पे ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये कोशिश कर रही हैं कि भाई अपनी खुद की एक अलग से स्विफ्ट के अलावा पेमेंट सिस्टम को बिल्ड कर सके। अब स्विफ्ट क्या है? ये वेस्ट से कंट्रोल होने वाली एक फाइनेंशियल नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब कहा जा रहा है इसका ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स पे के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, जहां पे फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को प्रमोट करेंगे एंड यूएस डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे ताकि यूएस सैंक्शन का इन कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट मिनिमम हो। तो वैसे इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको फॉर्जला समिट के टाइम पे देखने को मिलता है 2014 में, जहां से आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व बनाया गया था ताकि फाइनेंशियल रेजिलियंस को यहां पे प्रमोट किया जा सके। एंड 2017 में यहां पर करेंसी कॉपरेशन को और ज्यादा बूस्ट किया गया था। कजान समिट के दौरान यह बात कही गई थी कि भी हमें एक कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग सिस्टम को बिल्ड करना चाहिए जहां पर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को हम प्रमोट करें। अब यहां पे आपको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया के अंदर यूपीआई है, ऐसे पिक्स है, ब्राजील के अंदर, चाइना के अंदर चिप्स है, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, और रशिया में आपको एसपीएफएस देखने को मिलता है, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। अब ये जो ब्रिक्स पे है, ये कहा जा रहा है मॉस्को ने इसे अनवील किया था 2024 में, एंड ये ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट का, जहां पर 11,000 से ज्यादा बैंक आपके वर्ल्ड वाइड आपस में कनेक्टेड है। बट इसमें प्रॉब्लम है, अभी भी चैलेंजेस ये हैं कि इंटरऑपरेटेबिलिटी को अभी टेस्ट नहीं किया गया। बाकी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। डाटा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है बिकॉज यहां पर डाटा सिक्योरिटी ब्रीच की जा सकती है एंड ट्रांसपेरेंसी का एक इशू रहेगा। एंड मोर ओवर जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस जो यहां पे आपको देखने को मिलेगी, इसके भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लास्ट में ये कहा जाता है कि भैया हमें साउथ साउथ कॉपरेशन को बूस्ट करना है, तो उसके लिए ये जो ब्रिक्स पे है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मोर ओवर फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को ये प्रमोट करेगा एंड डॉलर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी को कम करेगा, जिससे वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है आपकी इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो पाएगा। तो ये वो आर्टिकल्स थे जो आपको यहां पे समझने थे। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।